हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं सैलरीज का पार्ट थर्ड, जिसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो लीव, सैलरी एनकैशमेंट और एक पेंशन का। अब देखिए, पिछले वीडियो में यानी पार्ट टू में मैंने आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था, जैसे बेसिक सैलरी, फीस, बोनस, कमीशन, इसका पार्ट क्या रहेगा। उसके बाद मैंने ग्रेचुटी का कंटेंट बताया था, जिसमें प्रोविजंस देख लिए थे और उसका इक्वेशन कवर कर लिया था। ग्रेचुटी में जनरली आपने क्या पढ़ा था कि अगर ड्यूरिंग द सर्विस के दौरान आपको ग्रेचुटी मिलती है तो वो फुली टैक्सेबल होती है। और अगर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस का पार्ट है, इसका मतलब आप रिटायर हो गए, रिज़ाइन कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी जो भी ग्रेचुटी आपको मिलेगी वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होगी। एनी अदर एम्प्लॉई यानी इसके अलावा कोई एम्प्लॉई हो तो उस केस में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी लगता है या नहीं लगता उसके बेसिस पे। ठीक है, अब उसमें डिटेल पार्ट था जिसमें आपने देखा था कि एग्जाम्शन का पार्ट क्या होगा कि तीनों में से जो लीस्ट हो वो एग्जाम्शन है। जो भी आपको ग्रेचुटी मिली उसमें से एग्जाम्शन अमाउंट को लेस कीजिए, बाकी टैक्सेबल ग्रेचुटी आएगी। ठीक है, वैसे ही आज हम देख रहे हैं लीव, सैलरी, एनकैशमेंट। लीव का मतलब क्या होता है आपको पता, अवकाश। सैलरी का मतलब होता है वेतन, और एनकैशमेंट का मतलब होता है नकदीकरण। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अवकाश, वेतन, नकदीकरण। अब देखिए, आपको पता है कि जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लीव, सैलरी, एनकैशमेंट का भी कंडीशन जोड़ा गया है, तो उस केस में हर एम्प्लॉय को क्या होता है, हर साल के लिए जनरली सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स प्रोवाइड की जाती है। जैसे मान के चलिए मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, एक साल अगर मैं काम करूँगा तो वो मुझे अराउंड 30 डेज़ की लीव प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मान के चलिए कि अगर मैंने 10 ईयर्स काम किया तो टोटल मिला के मैंने कितनी अर्न की, 300 डेज़ की लीव अर्न की। अब इसको मंथ के अकॉर्डिंग समझोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक साल में 30 डेज़ का मतलब क्या हो गया, 1 मंथ की लीव मुझे मिल गई, क्योंकि 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ मानेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उसमें भी यही मानेंगे। ठीक है, तो 10 साल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एक तरीके से 10 मंथ की लीव आपने कमा ली, अर्न कर ली। उसमें से अगर मान के चलिए 10 साल में आपने कुछ छुट्टी भी की होगी, लीव ली होगी, तो आपने यूज़ की होगी, तो आपने कितनी यूज़ कर ली, 6 मंथ की यूज़ कर ली। तो बाकी 4 मंथ की आपकी अभी भी क्रेडिट पड़ी है, आपके खाते में अभी भी पड़ी है, अकाउंट में। तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायर हो गए तो उस केस में क्या है, आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको क्या कर सकते हो, एन कैश, मतलब कंपनी से इसके बदले में क्या करोगे, 4 मंथ का एक तरीके से एनकैशमेंट ले लोगे, कैश ले लोगे। तो वो क्या कहलाएगा, लीव, सैलरी, एनकैशमेंट का पार्ट कहलाएगा। अब वो टैक्सेबल है या नहीं है वो किसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, जो हम ये चार्ट देखेंगे उसके थ्रू आपको पता चलेगा। सिंपल सा पार्ट है। एग्जाम्शन भी होती है, वो एग्जाम्शन का पार्ट कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसिप्लिन नॉर्मली एवरी एम्प्लॉइज अलाउड सर्टेन पीरियड ऑफ लीव विथ पे एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस लीव को यूज़ नहीं करते हो तो नॉर्मल सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, और जो ये जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तो इसको आप एन कैश भी करा सकते हो। विद पे का मतलब यही तो हुआ। तो बोला सच लीव में बी अवेल ड्यूरिंग देयर, या तो ले सकते हो, और एक्यूमुलेटेड बाय द एम्प्लॉय, यानी 30 डेज़ में से मान लो साल में मैंने 20 डेज़ की लीव यूज़ कर ली, तो बाकी 10 डेज़ की क्या हो गई, जमा हो गई। फिर अगले साल मैंने क्या करा, 30 डेज़ में से 10 डेज़ की ले ली, तो बाकी 20 बच गई। पिछले वाली 10 बची थी, इस बार वाली 20, तो 30 डेज़ जमा हो गए। इस तरीके से जमा होता जाएगा। ये बोला, द एक्यूमुलेटेड लीव लाइन टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी अवेल्ड सब्सिक्वेंटली। अब जो भी उसके में जमा पड़ी है उसको बाद में क्या कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है या एन कैश करवा सकता है। वैन एन एम्प्लॉय रिसीव एन अमाउंट, यानी जब उसने एन कैश करा दिया, फॉर वेविंग लीव लाइन टू हिज क्रेडिट, जो उसके क्रेडिट में जमा थी उसने उसको छोड़ दिया और बाकी उसके बदले में कैश ले लिया, तो उसे क्या बोला जाता है, सच अमाउंट इज नोन एज लीव, सैलरी, एनकैशमेंट। ठीक है, अब एक चार्ट दे रखा है उसके थ्रू समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेचुटी की तरह सोच के चलिए। देखिए, लीव, सैलरी, एनकैशमेंट है, रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, फुली टैक्सेबल, वहाँ पे भी मैंने बताया था। वैसे यहाँ पे क्या बोला, रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपर एन्यूशन और अदरवाइज। देखिए, जो ये सुपर एन्यूशन है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवार्षिकी, ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। जैसे आपने पीएफ देखा, प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड जनरली बोलते हैं। वैसे ही पेंशन का पार्ट देखा तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, रिटायर होने पर आपको बेनिफिट प्रोवाइड होंगे। वैसे ही बोल रहा है कि अगर एक सुपर एन्यूशन फंड में एम्प्लॉयर क्या करता है, सैलरी का जो पार्ट है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है एम्प्लॉयर, तो ये एक तरीके से जब भी आप रिटायर होंगे तो आपको रिटायरमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान हो गया कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है या परसेंटेज सैलरी का कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आपकी सैलरी 10,000 है, उसका वो 10% मतलब 1,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है सुपर एन्यूशन फंड में। एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान सुपर एन्यूशन में, जो मैंने भी बताया वो था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड बेनिफिट में क्या होता है, रिस्क एम्प्लॉय की रहती है, वो पहले ही बताया जाता है कंडीशन में कि मैं आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करूंगा, चाहे मैं कंट्रीब्यूट करूँ ना करूँ। ठीक है, आपको पता है कि वो कंट्रीब्यूट चाहे नहीं करेगा नहीं करेगा तब भी वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो मान के चलिए वो लीव, सैलरी, एनकैशमेंट के भी आपको बेनिफिट दे रहा है, किस पे, सुपर एन्यूएशन पर, तो वो भी एक बेनिफिट हो गया। तो ये बोल रहा है कि जनरली रिटायरमेंट पर आपको लीव, सैलरी, एनकैशमेंट मिल रहा है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुली एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या आता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट का आता है।
देखिए इसमें लोकल अथॉरिटी का पार्ट नहीं आता। जब मैंने ग्रेचुइटी का पार्ट बताया था उसमें क्या बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन नहीं आता, वो बताया था वहाँ पे। अब याद रख लेना, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आता है, तो इसका मतलब लोकल अथॉरिटी भी नहीं आएगा और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन भी नहीं आएगा। LIC, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बताया था, ONGC बताया था, वो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन होते हैं जो स्पेशल एक्ट के थ्रू होते हैं। लोकल अथॉरिटी में क्या बताया था, म्यूनसिपलिटी, ये नहीं आएंगे इस बार वाले केस में, ठीक है। एनी अदर एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया कि इसमें लोकल अथॉरिटी भी आ गया और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन भी आ गया, और बाकी सारी जैसे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है। और इसके अलावा फॉरेन कंपनीज़ के या फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, वो सारे आ गए। तो इस केस में देखिए ये जो दे रखे हैं 4 पॉइंट, ये किसके हैं, एग्जम्पशन के पॉइंट है, यानी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन होगा। जो भी आपको लीव, सैलरी, एनकैशमेंट का पार्ट मिलेगा, उन चारों, उनमें से ये चारों पार्टों में से जो भी कम है वो लेस कर दिया जाएगा और बाकी आपका टैक्सेबल पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, फिर इस चार्ट पे आएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब जाके आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस, ये मैंने आपको बता दिया कि ये फुली टैक्सेबल होती है। तो ये बोल रहा है कि ये फुली टैक्सेबल इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज अदर, चाहे कोई से भी एम्प्लॉय हो। अगर सर्विस के दौरान है तो फुली टैक्सेबल। बी केस में क्या बताया, लीव सैलरी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस लीव सैलरी रिसीव्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुली एग्जेम्प्टेड। आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेयर डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मैंने क्या बताया था, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन और फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वो किस में आएंगे, सी केस में आएंगे। लीव सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, याद रखना, जो कि बी वाले पार्ट में इंक्लूड नहीं है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस लीव सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एग्जम्प्टेड टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA.2, ये बोल दिया। अब इसमें 4 आपको दे रखे हैं, ये एग्जम्पशन का पार्ट है कि चारों में से जो लीस्ट हो। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था, हाईएस्ट कभी नहीं देता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्यों नहीं देता, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि अगर आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ लीव सैलरी का 5 लाख, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 5 लाख, 3 लाख, और मान के चलिए यहाँ पे 2 लाख का पार्ट आया, यहाँ पे मान के चलिए 10 लाख का पार्ट आया, ऐसे ही एग्जांपल के फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो 5, 3, 2, 10 विच इज़ लेस, तो आपको 2 लेना पड़ेगा। अगर आप हाईएस्ट लेते तो आप जनरली क्या लेते, 10 लाख लेते। 5 में से 10 गए तो वो माइनस में जाता, तो जब कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी का पार्ट बनता तो माइनस में जाते ही आपकी जो सैलरी है वो कम हो जाती, आपका फ़ायदा हो जाता। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना फ़ायदा चाहता है, वो आपसे टैक्स निकालना चाहता है, तो आपको एग्जम्पशन क्या देगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब 2 लाख की देगा। तो 5 लाख में 2 लाख गए तो बाकी 3 लाख टैक्स से बोलोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो नॉर्मल यही सोचना पड़ता है। और हाँ, पहली बात तो इसी वजह से बोलते हैं कि एग्जम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती, क्योंकि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग है, तो उस केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम स्टेचुटरी अमाउंट है वो 3 लाख का है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज लीव सैलरी है, 10 इंटू एवरेज सैलरी दे रखी है। अब देखिए एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी कि जब आप रिटायर हुए उससे पहले के 10 महीने। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने उसमें भी बताया था, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कवर नहीं हो रहा, तो उसमें आपने बताया था तब भी यही था, लेकिन देखिए उसमें क्या फ़र्क था और इसमें क्या फ़र्क है वो आपको बता दूंगा, ठीक। डी बोल रहा है टू द मैक्सिमम ऑफ 30 डेज, जनरली हम 30 डेज़ को 1 महीने का पार्ट बोलते हैं, तो बोल रहा है कि टू द मैक्सिमम ऑफ 30 डेज नॉर्मली टेकन एज 1 मंथ, एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सब्जेक्ट टू डिडक्शन फॉर एक्चुअल लीव अवेल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस। जो भी आपने सर्विस दी है 10 साल की, 15 साल की, उसके दौरान जो आपने एक्चुअल लीव अवेल की है वो आपको लेस करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, देखिए ये 1 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस माइनस लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म ऑफ मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। अब देखिए मुझे पता है कि आपको ये पार्ट है ना दिक्कत करेगा, जो मैंने बताया, या अर्थमेटिकली बताया। आप चाहे तो इसको रट सकते हो, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा जैसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको एवरेज सैलरी बता रहा हूँ, तो उसमें क्या बताएगा, बेसिक सैलरी आएगी, डीए अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का या एम्प्लॉयमेंट का टर्म का पार्ट है। अगर नहीं है तो उस केस में डीए नहीं लिया जाएगा। अब आपने बोला सर ये तो सेम उसकी तरह हो रहा है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता, तो मैंने बताया सेम ही तो है, उसमें भी एवरेज सैलरी, इसमें भी एवरेज सैलरी, लेकिन फ़र्क क्या है, देखिए बेसिक प्लस डीए ही आएगा, कमीशन भी सेम है, एज ए फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी एंडिंग ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। आपने बोला सर सेम है।
अब देखिए यहाँ सेम नहीं है, देखिए एग्जांपल, इफ़ एन एम्प्लॉय रिटायर ऑन 18th नवंबर 19, ठीक, देन 10 मंथ्स एवरेज सैलरी शैल बी पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 19th जनवरी 2019 एंड एंडिंग ऑन 18th नवंबर 19। इसका मतलब 18 नवंबर को रिटायर हुआ, तो आप कैसे देखोगे कि नवंबर से पहले क्या आएगा अक्टूबर, उससे पहले क्या आएगा सितंबर, तो आपको पता है ना पिछले 10 महीने लेने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे 19 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर, ये एक मंथ हो गया, पिछला पिछला महीना। फिर उसके बाद आप क्या करोगे 19 सितंबर से लेके 18 अक्टूबर, ऐसे जनरली लेते रहोगे क्योंकि आपने ये ले लिया। अब आपको पता है कि ये दूसरा महीना, फिर आप पीछे जाओगे तीसरा महीना, चौथा महीना, इस तरीके से आप देखोगे 19 जनवरी आ जाएगा, तो 19 जनवरी से लेके 18 नवंबर। जबकि आप जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी नहीं लगता था तो उस केस में क्या करते थे, जैसे 18 नवंबर को रिटायर हुआ तो नवंबर को छोड़ देते थे और आप क्या करते थे अक्टूबर, सितंबर, ठीक है, अगस्त, जुलाई, ऐसे करके लेते थे। मान के चलिए नवंबर में रिटायर हुआ है तो जनवरी से लेके अक्टूबर पूरा लोगे, जनवरी टू अक्टूबर। तो उस केस में क्या आपको दिक्कत कभी नहीं होती थी, क्यों? क्योंकि जनवरी की सैलरी आपको पता है, फरवरी की पता है, पर इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, अगर वो 18 नवंबर को रिटायर हुआ है तो 19 जनवरी से 18 नवंबर का मतलब क्या है, 1 से 19 जनवरी की सैलरी लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, सॉरी 19 जनवरी से ना, तो 19 से लेके 31 जनवरी की आपको सैलरी लेनी पड़ेगी, 19 टू 31। और यहाँ पे आपको पता है कि 18 नवंबर है तो इस केस में आपको 1 नवंबर से लेके 18 नवंबर की सैलरी लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा टिपिकल ये हो गया। आप देखिए एक बार बता देता हूँ ग्रेचुइटी वाले में, उसमें भी मैंने एग्जांपल बताया था, एक मिनट, ये रहा, देखिए सेम है, बेसिक डीए वही है, कमीशन वही है, बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी है, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट से जस्ट पहले वाले 10 महीने, तो 18 नवंबर 19 है, सेम एग्जांपल है, देन 10 मंथ्स एवरेज सैलरी शैल बी पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी और एंड कब होगी अक्टूबर, तो जनवरी टू अक्टूबर। जबकि उसमें क्या कर रहे हैं हम, उसमें हम कर रहे हैं 19 जनवरी से लेकर 18 नवंबर, ऐसे ले रहे हैं 19 जनवरी से लेके 18 नवंबर, जबकि इसमें क्या कर रहे हैं हम जनवरी टू अक्टूबर कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो मंथ नहीं लिया जाता इसमें, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट जब नहीं लगता, ठीक है। और सारा पार्ट आपको सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ डी ए इज़ नॉट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट देन द सेम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सैलरी फॉर द अबव पर्पज, मैंने आपको बताया था। लेकिन याद रखना डीए जब भी हम सैलरी का कंपटीशन कर रहे हैं, ये तो हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, लीव एनकैशमेंट की कर रहे हैं, लीव सैलरी एनकैशमेंट की कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर डीए आप सैलरी के कंपटीशन की बात करोगे, जैसे बेसिक सैलरी लिखते हो, डीए लिखते हो, अलाउंस लिखते हो, परक्यूजिट्स लिखते हो, तो डीए तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया था। वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कोई भी फ्रैक्शन है उसको इग्नोर करना। इसका मतलब जैसे 10 ईयर्स 2 मंथ है तो उस 2 मंथ को इग्नोर मारो, 10 ईयर्स 8 मंथ है उसको इग्नोर मार दो, 10 ईयर्स 11 मंथ है उसको इग्नोर मार देना। तो ये बोल रहा है एग्जाम्पल 10 ईयर्स 9 मंथ है तो क्या होगा 10 ईयर्स ही लेंगे, इसका मतलब कंप्लीटेड पूरे ईयर लिए जाएंगे, उसमें अगर कोई भी फ्रैक्शन आ रहा है उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक, ये आपको पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है नोट, अब देखिए ये ए पॉइंट भी मैंने आपको ग्रेचुइटी वाले पार्ट में बता दिया था, क्या बोला, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, वेयर लीव एनकैशमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर, द एग्रीगेट अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स शैल नॉट एक्सीड द स्टेचुटरी डिडक्शन 3 लाख। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 1 और 2 यानी एक्स और वाई एम्प्लॉयर है, अगर आपने एक्स एम्प्लॉयर से रिलेटेड टैक्सेबल पार्ट निकाल दिया और उसमें आपको पता है कि एग्जेम्पशन जो आपने ले ली थी, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया ना अभी कि एक्चुअल आपको लीव सैलरी मिली है, फिर उसके बाद 3 लाख आपका मैक्सिमम पार्ट है, फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ, और फोर्थ वाला थोड़ा टिपिकल है जो कि हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। तो चारों में से जो कम हो तो मान के चलिए कि आपको 50,000 की एग्जम्पशन मिल गई थी, ठीक है, जो आपने लेस कर दी थी। तो आपको ये बोल रहा है कि जब सेकंड वाई वाला पार्ट देखोगे उसमें आप स्टेचुटरी अमाउंट 3 लाख नहीं लिखोगे, 3 लाख में से 50 लेस कर दोगे और बाकी कितना देखोगे, 250 ही देखोगे, क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट जो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा वो 3 लाख यानी स्टेचुटरी डिडक्शन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उस केस में आप 3 लाख में से 50 लेस करोगे और 250 ही लोगे, क्योंकि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग की बात करता है। तो आपको पता है कि अगर मिनिमम में ये आ गया और आपने ये 250 ना करके 3 लाख कर दिया होता तो इसका मतलब आपने 50 की भी एग्जम्पशन ले ली और आपने 3 लाख की भी ले ली, आपने टोटल मिला के 350 की ले ली, जबकि आपको लेनी कितनी थी टोटल मिला के 3 लाख की। इसलिए आप क्या करते हो, जितनी भी आपने पहले एम्प्लॉयर के साथ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ही आपके 2 एम्प्लॉयर थे या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयर थे और आप रिटायर हो गए और उसमें आपको क्या मिल रहा है, लीव एनकैशमेंट का पार्ट मिल रहा है मान के चलिए। तो अगर आपने पहले एम्प्लॉयर से एग्जाम्पशन ले ली 50,000 की, तो दूसरे एम्प्लॉयर की जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो स्टेचुटरी अमाउंट में से ये लेस करोगे। बी में क्या बोल रहा है, अर्लियर डिडक्शन क्लेम्ड फॉर लीव एनकैशमेंट, इसका मतलब क्या है,
कि आप पहले कभी काम करते थे किसी एम्प्लॉयर के, वहाँ से आप रिटायर हुए, वहाँ से आपने क्लेम ले लिया था एग्जम्पशन का, ठीक है। अब आप दूसरे एम्प्लॉयर के काम कर रहे हो, वहाँ से भी आप रिटायर हो गए। तो अगर आपने पहले जो एग्जम्पशन ले लिया था तो स्टेचुटरी अमाउंट 3 लाख में से वो लेस कर दिया जाएगा। कह रहा है वाइल क्लेमिंग द स्टेचुटरी अमाउंट एनी डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर एज लीव एनकैशमेंट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम ₹3 लाख। तो इसका मतलब मान के चलिए 2000, मैंने बताया कि 10-11 में क्या हो गया, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा था, 2010-11 में रिटायर हो गया और वहाँ पे मैंने 60,000 की एग्जम्पशन ले ली थी, ठीक है। अब मैं ना 2010-11 के बाद दूसरी कंपनी में काम कर रहा था और 2019-20 में उस दूसरी कंपनी में रिटायर हो गया। उस कंपनी में जब मैं रिटायर हुआ तो 3 लाख का स्टेचुटरी अमाउंट नहीं लूँगा, 3 लाख में से 60 लेस करके 240 का स्टेचुटरी अमाउंट लिखूंगा, क्योंकि 60 तो मुझे पहले ही मिल गई थी। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपको 3 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकती इस चक्कर में, चाहे आप कहीं पे भी काम करो, चाहे सेम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हो। इस पर्टिकुलर नोट्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अब डी केस में क्या बोल रखा है, लीव सैलरी पेड टू लीगल हेयर। लीगल हेयर मतलब क्या हो गया, उत्तराधिकारी। जैसे मैंने बताया फादर एक एम्प्लॉय थे किसी कंपनी में, डेथ हो गई, तो जो लीव सैलरी का पार्ट है उसके लीगल हेयर को मिलेगा, तो जनरली क्या बोल दिया, वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसी तरीके से एक और सर्कुलर आया था, ये सर्कुलर आप देख लेना, चाहे ये कौन सी डेट का था, 5 नवंबर 1965 का था, ठीक है। वैसे ही फर्दर क्या बोल रहा है, लीव सैलरी रिसीव्ड बाय ए लीगल हेयर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन द हार्नेस। इसका मतलब सर्विस करते समय जिसकी डेथ हो गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी सर्विस करते समय डेथ हो गई, तो उस केस में जो लीगल हेयर को पैसा मिलेगा लीव सैलरी का, वो टैक्सेबल नहीं होगा। कह रहा है इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट। रिसिपेंट का मतलब क्या है, लीगल हेयर। कह रहा है लीव सैलरी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट। तो रिसिपेंट कौन है, लीगल हेयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस करते समय डेथ हो गई थी और उसके बदले में जो लीव सैलरी है उसके लीगल हेयर को मिली, तो जिसको मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी। एग्जाम्प्ट है कहने का मतलब दोनों केसेस में। अब देखिए मैं आपको हल्का सा पॉइंट बता देता हूँ कि जब मैंने आपको ये पॉइंट बताया अर्थमेटिकली, यानी फोर्थ पॉइंट, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आपको पता है कि चारों में से जो लीस्ट पार्ट है वो एग्जाम्पशन का पार्ट बनेगा। यहाँ पे ये 30 डेज का पार्ट है तो टू द एक्सटेंट बोलता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जैसे आपने 10 ईयर्स काम किया तो 10 इंटू 1 का मतलब क्या हो गया, 10 मंथ आपके पास टोटल अर्न लीव है, ठीक है। माइनस लीव एक्चुअली टेकन, आपने उसमें से 6 महीने की लीव ले ली तो 10 में से 6 गए तो बाकी कितना बचा, 4 इंटू एवरेज सैलरी करोगे तो मैंने यही तो बताया कि आपने एक तरीके से कितना कमाया। यहाँ पे तो एक्चुअल अमाउंट आपको मिल गया, लेकिन जनरली क्या बता रहा है, ये इनकम टैक्स के पर्पज़ से बता रहा है कि आपको सामने वाला एम्प्लॉयर अगर 45 डेज़ की, एक साल की लीव देता है, कितने की, 45 डेज़ की, और आपने 20 साल कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस दी, तो 20 इंटू 45 डेज़ कितने होते हैं, 900, ठीक है। अब मान के चलिए कि मैं क्या बोलता हूँ, अगर मुझे महीने के हिसाब से निकालना है तो एक महीने में कितने होते हैं, 30 डेज़ होते हैं। तो इसको जैसे डिवाइड करोगे 30 से तो करके देखिए कितना होता है, 30 मंथ हो जाएंगे, यानी 20 साल में आपको 30 महीने की अनलीव मिली। तो मैंने क्या बोला, आपको एम्प्लॉयर ने 30 मंथ्स की अनलीव दी, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोलता है, एक महीने में एक साल में 45 डेज़ नहीं, एक साल में सिर्फ 30 डेज़ की हो सकती है, यानी एक साल में एक ही मंथ होगा लीव का। तो इसका मतलब 20 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 20 मंथ होंगे। या ऐसे बोल सकते हो 20 ईयर इंटू 30 डेज, 600 डेज, 600 अपॉन 30 करोगे तो कितना आएंगे, 20 मंथ्स ही आएंगे। तो इनकम टैक्स हमें क्या करता है, मैक्सिमम 30 डेज़ का पार्ट ही देता है। अब आप बोलोगे ये सर 30 मंथ्स का जो पार्ट है वो कैलकुलेट करने का फ़ायदा क्या हुआ। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन में बोलता है अनअवेल्ड लीव, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लीव एक्चुअली कितनी ली है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपने 14 महीने की लीव नहीं ली, ऐसे दिया हुआ है। जैसे मान के चलिए वापस से पूरा रफ कर देता हूँ, हटा दिया। अब देखिए वापस बता रहा हूँ, 20 ईयर्स की सर्विस है आपने की, 45 डेज़ जो है पर ईयर आपको मिलती है अर्न लीव, ठीक है, जो एम्प्लॉयर देता है एक तरीके से मान के चलिए। और ये बोल रहा है कि आपकी 40 मंथ्स की क्या है, अनअवेल्ड है, अनयूज्ड है लीव है। और आपको क्या निकालनी है कि लीव एक्चुअली में कितनी ली है। तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 45 मतलब 900 डेज, 20 इंटू 45। और आपको पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो जैसे आपने डिवाइड किया तो वो निकल के आ गया कि 20 ईयर्स में 30 मंथ्स की कमाई हुई लीव है आपकी, जिसमें से 14 मंथ आपने अनयूज़ की हुई है, तो बाकी 16 मंथ आपने क्या की हुई है, यूज़ की हुई है। अब इनकम टैक्स क्या देता है, हर साल में कितने की देता है, 30 डेज़ की। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ईयर्स में कितनी होगी, 600 डेज़। या ऐसे बोल सकते हो हर साल में एक मंथ, तो 20 ईयर्स में कितनी देगा वो, 20 मंथ की इनकम टैक्स देगा।
अब देखो ये आपकी यूज़ निकल के आ गई, तो इसलिए 30 मंथ काम में आते हैं, जिससे यूज़ निकल के आ गई। 20 में से 16 लेस करोगे तो बाकी कितने बचे, 4 मंथ। 4 मंथ क्या हो गए, अनअवेल्ड। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर क्यों करते हैं, क्योंकि 20 ईयर्स कंप्लीट है और एक मंथ क्या करता है, इनकम टैक्स देता है। तो 1 मंथ इंटू कंप्लीटेड के हिसाब से कितना हो गया, 20 मंथ। उसमें से लीव कितनी ली है, 16 मंथ की, जो कि हमने इससे निकाल ली। तो इसलिए कभी कभी 30 मंथ्स आपका काम में आ जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर का जो डेज है वो आपके काम आ सकता है, याद रखना। तो 20 में से 16 गए 4, 4 इंटू एवरेज सैलरी करोगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन के थ्रू आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, मैंने टिपिकल कवर किया और आपको मैंने सिंपल सा दिया। आपको पता है कि मैंने आपको क्या बोला था, आपको घर के लिए करना है, तब जाके मैं आपको सोल्ड PDF प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने आपको ग्रेचुइटी का भी दिया था, बेसिक सैलरी का भी दिया था। अब इलस्ट्रेशन 5 देखिए क्या बोल रहा है। मिस्टर चिराग इज़ वर्किंग इन अकाउंट्स विद चिराग लिमिटेड सिंस लास्ट 25 ईयर 9 मंथ। तो इसको छोड़ दीजिए, ये 25 ईयर है, यही देखेंगे। कंपनी अलाउज 2 मंथ लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू इट्स एम्प्लॉय। देखो कंपनी मतलब एम्प्लॉयर देता है, तो एम्प्लॉयर देता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हर साल के 2 महीने, मतलब 25 ईयर इंटू 2, 50 मंथ देता है ये। ठीक, अब देखिए ड्यूरिंग दिस जॉब ही हैड अवेल 20 मंथ लीव। तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो मैंने 50 मंथ निकाला इसकी ज़रूरत आपको है ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में दे दिया। अगर ये बोलता कि 30 मंथ की अनअवेल्ड है, 30 मंथ की अनअवेल्ड है, अनयूज है, तो मैं क्या करता, 25 इंटू 2 कि टोटल मैंने 25 साल के दौरान 50 मंथ की लीव कमाई, उसमें से 30 मैंने यूज़ ही नहीं करी, तो बाकी 20 मैंने यूज़ कर ली। अब ये 20 आपको दे रखी, समझ गए, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इनकम टैक्स के पर्पज़ से क्या होगा, हर साल आपको 30 डेज़ की मिलती है, 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ। इसका मतलब 25 साल में कितने मंथ होंगे, 25 मंथ। तो आपको 50 मंथ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप क्या बोलोगे, सर 25 मंथ की लीव इनकम टैक्स ने दी है, ठीक है, कैसे, 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ये बताया मैंने, उसमें से माइनस क्या करेंगे, कितनी लीव अवेल कर दी, 20। तो 25 में से 20 गई तो कितने मंथ की बची, 5 मंथ। तो देखिए 1 मंथ इंटू 25 ईयर कितने होते हैं, 25 मंथ। उसमें से 20 मंथ की लीव आपने ले ली जॉब के दौरान, तो बाकी 5 मंथ की रिटायरमेंट के समय अभी भी पड़ी हुई है, अनअवेल्ड। इसका आपको एनकैशमेंट मिल जाएगा, कितना, इनटू एवरेज सैलरी के अकॉर्डिंग। एवरेज सैलरी कैसे निकलती है, पिछले 10 महीने की। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन 10th August 19 ही गॉट ₹1,50,000 एज लीव एनकैशमेंट। एज ऑन दैट डेट हिज बेसिक सैलरी वाज ₹5,000 पर मंथ। DA कितना है, 2,000 पर मंथ। देखिए मैंने आपको जो PDF दी थी उसमें मैंने ये नहीं लिखा था गलती से, तो याद रखना पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है। अब देखिए मैंने अगर नहीं लिखा होता तो अगर आप खुद क्वेश्चन करते तो आप मुझसे बोलते, क्वेश्चन करते कि सर आपने ये नहीं लिखा और आपने नीचे सॉल्यूशन में ले लिया। इसलिए मैंने क्या करा, क्वेश्चन को सही कर दिया, ठीक है, क्योंकि आंसर तो सही नहीं कर पाता, आंसर को पूरा वापस से सही करना पड़ता। इसलिए मैंने जब क्वेश्चन में आंसर में DA का पार्ट लिया है, तो क्यों लिया है, क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। इसलिए मैंने क्वेश्चन में सही कर दिया और यहाँ पे लिख दिया पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का पार्ट है। कमीशन कितना है, 5% टर्नओवर पे, और 2,000 रुपये पर मंथ फिक्स है। फिक्स हम लेते नहीं है जब भी कैलकुलेशन का पार्ट बनाते हैं। याद रखना जब सैलरी को कंप्यूट करते हैं तो दोनों लेंगे, और DA चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट हो चाहे नहीं हो, टैक्सेबल होता है। लेकिन अभी हम किसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं कि लीव सैलरी एनकैशमेंट जो आपने बताया उसमें एग्जाम्पशन कितना आएगा। तो एग्जाम्पशन के केस में सैलरी आती है, सैलरी क्या आती है, एवरेज। तो उसमें बेसिक लेंगे, DA कब लेंगे अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, और कमीशन कब लेंगे अगर वो टर्नओवर के परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो ये वाला ही लेंगे। टर्नओवर अफेक्टेड बाय द एसएससी ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ इवनली कितना है, 5 लाख। चिराग गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ। अब देखिए आपको पता है कि जो आप लोगे वो 12 मंथ का थोड़ी लोगे, आप तो 10 मंथ का लोगे। तो 5 लाख सेल हुई, 5 लाख का 5% कितना हो गया, 25,000। 25,000 का 10/12 कर देना, अराउंड 20,000 समथिंग आएगा मेरे हिसाब से। तो नहीं, ज़्यादा ही आएगा, अराउंड थोड़ा 20 से ज़्यादा ही आएगा, निकाल के देख लेना, 20 से ज़्यादा आएगा, मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया थोड़ा सा। अब देखिए चिराग गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹1,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जनवरी 19, ठीक है, इन बेसिक। तो ये बोला जो बेसिक सैलरी थी 5,000 पर मंथ थी, वो कब थी, एज ऑन दैट डेट, मतलब रिटायरमेंट के समय। लेकिन आपको पता है कि रिटायरमेंट कब हुआ, ये रहा 10th August 19 को। तो उससे पहले के 10 महीने ले रहे हैं, और आपको पता है कि 1 जनवरी 19 से पहले सैलरी 4,000 हुई होगी, क्योंकि 1 जनवरी 19 को 1,000 रुपये पर मंथ इंक्रीमेंट हो गया, तब जाके 5,000 पर मंथ हुआ था, और रिटायरमेंट के समय 5,000 था। तो इसका मतलब 1 जनवरी 19 से पहले 4,000 सैलरी थी। वैसे ही जो DA का पार्ट था वो 1 जनवरी 19 से पहले कितना था, 1,500 का। क्यों, क्योंकि 2,000 पर मंथ रिटायरमेंट के समय, और 1 जनवरी 19 से जो DA है वो 500 पर मंथ बढ़ गया था। तो इसका मतलब उससे पहले था वो 1,500 पर मंथ।
कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट सैलरी। ठीक है, अब देखिए बी केस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम ए केस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का पार्ट बोल रखा है 25 ईयर 9 मंथ, तो इसका मतलब 25 ईयर्स लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन आप हटा देते हैं। दूसरा, एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 35 ऑफ द जनरल क्लोज एक्ट 1897 मंथ शैल मीन ए मंथ रिकंड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। देखिए ये सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये जनरली एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि अगर हम 7 सितंबर बोलेंगे तो 7 सितंबर से 6 अक्टूबर ऐसे कवर करेंगे। तो अगर आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया कि 10 अगस्त को रिटायर हुआ, तो 1 से 10 का पार्ट भी लोगे और उससे पहले भी, जैसे ऐसे सोच के चलिए 11 जुलाई से लेके 10 अगस्त ये हो गए महीना पहला, और उससे पहले जो दूसरा महीना है वो क्या होगा, जैसे इसमें देख लेना आप 11 जून से लेके 10 जुलाई ऐसे, फिर इस तरीके से चलता जाएगा। बहुत टिपिकल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 11 मई से लेके 10 जून इस तरीके से चलता रहेगा, और ऐसे करते करते आप देखोगे तो आपका जो पार्ट आएगा वो आएगा मेरे अकॉर्डिंग 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर से लेके 10 अगस्त तक है। ठीक है, यानी देखिए ये मंथ लिख देना, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा 11 जुलाई से 10 अगस्त, क्योंकि 10 अगस्त को रिटायर हुआ, फिर 11 जून से लेके 10 जुलाई, फिर 11 मई से लेके 10 जून, ऐसे करते करते 11 अक्टूबर। अब देखिए आप खुद सोचिए 11 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर कितने दिन होते हैं, 21 डेज होते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक और डी आएगा वो 21 डेज़ का आएगा। आप बोलोगे कैसे, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो सैलरी बढ़ी थी वो कब से बढ़ी थी, 1 जनवरी से। ठीक है, 1 जनवरी से। तो आपको बताया कि 1 जनवरी से 555, क्योंकि रिटायरमेंट के समय 5 थी, तो आपको बताया कि जो सैलरी 1000 रुपीज़ पर मंथ बढ़ी थी वो 1 जनवरी, तो उससे पहले कितनी थी वो 4000। अब आप अपने हाथ में कैलकुलेटर लीजिए और आप सोचिए कि 4000 जो नवंबर का है, ठीक, तो वही आपके क्या रहेगी, अक्टूबर में रहेगी। अक्टूबर में अगर पूरे मंथ होता तो 4000 रहती सैलरी, लेकिन 21 डेज़ की कैलकुलेट करनी है, क्यों, 11 अक्टूबर से लेके 11/10 से लेके 31, क्योंकि अक्टूबर का मंथ 31 का होता है। तो एक बार कैलकुलेटर लीजिए, 4000 अपॉन 31 करके इंटू 21 कीजिए, करके देख लेना 2709.67 आ रहा है, 0.68। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके क्या कर दिया 2710। वैसे ही देख लीजिए ये 1500 है, क्योंकि 1 जनवरी से आपका 2000 हो गया था, रिटायरमेंट के समय आपको पता था, और आपको ये बता दिया था कि 1 जनवरी से 500 क्या बढ़ा दी गई थी, मतलब उससे पहले वो 1500 थी। अब ये 1500 अक्टूबर में होगी, तो 1500 अपॉन 31 कीजिए इंटू 21 करके देख लीजिए, 1016.13 आएगा समथिंग, तो 1016 हो जाएगा राउंड ऑफ में, 0.50 से कम है तो ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगस्त के 10 डेज, अगस्त में क्या आता है 31 होते हैं, 31 डेज होते हैं। ठीक है, ये 5000 है, तो 5000 अपॉन 31 इंटू 10 डेज करके देख लीजिए, 1612.91 आएगा या 90 आएगा समथिंग। वैसे 2000 डी ए का अपॉन 31 इंटू 10 डेज समथिंग आएगा 645.16, तो 645 आ गया, ये टोटल हो गया। ठीक, तो आप देख सकते हो बेसिक डी हो गया। कमीशन मैंने क्या बताया था आपको, 5 लाख का 5% है, लेकिन वहाँ पे वो क्या बोल दिया, जो ये ना टर्नओवर वो 12 महीने का है, जबकि हमें जो कमीशन लेना है वो कितने का लेना है, पिछले 10 महीने का लेना है। तो हमें साल का लेना ही नहीं, साल का लेता तो 25,000 होता, लेकिन मुझे 10 मंथ का लेना है, तो 5 लाख का 5% 25,000 ईयर का है, इंटू 10/12 करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे ही इसका टोटल करोगे तो ये आ गया, इसको जैसे ही डिवाइड करोगे 10 मंथ से तो आएगा 8682। ठीक है, 8682। अब देखिए क्या बोल रहा है, मंथली फिक्स कमीशन इररेलेवेंट है, कमीशन एज फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इज टू बी कंसीडर्ड, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एवरेज सैलरी का पार्ट आ गया। अब कैलकुलेशन देखिए, आप ऊपर देखिए कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल जो आपको मिला वो कितना मिला, ही गॉट ₹1,50,000 एज लीव एनकैशमेंट। स्टेचुटरी अमाउंट कितना होता है 3 लाख, एवरेज सैलरी कितनी होती है, ये रही 8682। कैसे 86817 आया, बेसिक डीए कमीशन को जोड़ के उसका डिवाइड 10 मंथ कर दिया, ये आ गया। अब देख सकते हैं आप लीव एनकैशमेंट, अगर केस ए की बात करोगे, केस बी अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो इसको नहीं देखना। केस ए देखिए, लीव एनकैशमेंट मिला 150, यहाँ पे लेस क्या कर दिया, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ग्रेचुटी में बताया था सेम है, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड कैसे निकालोगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 150 है, स्टेचुटरी अमाउंट 3 लाख है। देखिए 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी निकाली थी, ये वाली आ गया ये। तभी याद रखना कि देखो एवरेज क्यों निकालते हैं, आप तो बोलोगे सर नॉर्मल बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन पिछले महीने की भी देख लेते हैं, वो भी आ जाता। देखिए यहाँ इंक्रीमेंट का पार्ट हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तभी अपना पार्ट अलग आ गया थोड़ा सा, क्योंकि पहले 2000 डीए था, उससे पहले 1500 था, पहले सैलरी कितनी थी 4000 थी, फिर आपकी 5000 हुई है आगे। ठीक है, इस तरीके से फ़र्क आ सकता है, तभी एवरेज में फ़र्क आता है। अब देखिए ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट क्या है, 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर है, तो मैंने आपको क्या बताया था 1 इंटू 25, क्योंकि आपने 25 ईयर काम किया है, कंप्लीटेड ईयर याद रखना। तो 1 इंटू 25 तो कितने हो गए, 25 मंथ हो गए। उसमें से कितनी यूज़ की थी, 20 मंथ की, तो 25 में 20 गए, तो कितने बचे, 5 मंथ बचे। और 5 मंथ इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी कितनी है, ये वाली। तो 5 इंटू 8682 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए जो ये हैश दे रखा है ना, हैश टैग, ये वाला अपना बी केस का है। बी केस का क्या है, बस ये पार्ट है। एक मिनट ये देखना कि चारों में से जो कम है वो क्या है, ये है। 150 में से जैसे लेस कर दिया तो ये टैक्सेबल आ गया। ये टैक्सेबल किसका पार्ट बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब लास्ट में जो बाहर अमाउंट आएगा वो आएगा 1,06,590। अब देखिए बी केस में क्या बोल रखा है, हाउ शैल योर आंसर डिफर इफ द असेसी हैड टेकन 2 मंथ्स लीव इंस्टीड ऑफ 20 मंथ। अब देखिए अगर उसने 20 मंथ की लीव की जगह 2 मंथ की ले ली होती तो आपको बताया कि 25 ईयर्स, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक साल में एक महीना, तो एक महीना इंटू 25, ये तो हो गया 25 मंथ। उसमें से अवेल कितनी करी, 2 मंथ, तो कितनी नहीं अवेल करी, 18 मंथ, इंटू सैलरी कितनी है एवरेज, 8682, 8682, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो यहाँ पे यही तो दे रखा है, देखिए 25, 1 इंटू 25 मंथ, उसमें से 2 गए, 18, 18 इंटू 8682 करा तो ये निकल के आ गया। अब देखिए इन चारों में से कम कौन सा है, इस बार ये वाला है, ठीक है, सी पॉइंट वाला इसमें, तो यहाँ पे ये लिख लिया। अब जैसे ही आप क्या करोगे, 150 में से 86,820 लेस करोगे तो इस बार बी केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और चीज़ याद रख लेना, मैंने आपको बार बार बताया कि 20 मंथ्स की जो लीव है इसमें दे रखी है अवेल्ड की हुई, या 2 मंथ का जो केस है बी वाले में दे रखी है अवेल्ड की हुई। अगर आपको अनअवेल्ड लीव देता तो उस केस में आपको एम्प्लॉयर के जो 2 मंथ की थी, कि एम्प्लॉयर आपको कितनी देता है, 2 मंथ की लीव देता है, वो आपको कंसीडर करनी पड़ती। यानी 25 इंटू 2 करते तो आप क्या बोलते कि टोटल मिला के हमारी कमाई गई 50 मंथ है, और मान के चलिए उसमें बोलता अनअवेल्ड लीव, तो अनअवेल्ड लीव जैसे बोलता कि आपने 32 मंथ की लीव अभी तक ली नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 50 में 32 गए तो अभी तक हमने 18 मंथ की ही लीव ली है। तो ये लीव कभी कभी आपको निकालनी पड़ जाती है, यहाँ पे तो दे रखी है, अच्छी बात है, लेकिन जब भी निकालोगे तो एम्प्लॉयर के डेज़ या मंथ को कैलकुलेट करोगे। तो एम्प्लॉयर ने कितने मंथ के लिए दिया, 2 मंथ के लिए, मतलब 60 डेज़ के लिए, ठीक है। कभी कभी आप क्या बोलते हो सर डेज़ आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे अगर 45 डेज़ आ रहा है कि एक साल में 45 डेज़, तो 45 इंटू 25 कर दोगे और डिवाइड बाई जैसे 30 करोगे तो वो मंथ में निकल के आ जाएगा, क्योंकि एक एक हम महीने में कितने मान रहे हैं, 30 डेज़ मान रहे हैं। तो 45 डेज़ इंटू 25 ईयर डिवाइड बाई 30, तो आपको वो मंथ में निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 20 ईयर सर्विस की तो 45 इंटू 20 900, 900 और 30 करेंगे तो कितना आएगा, 30 मंथ्स निकल के आएगा। अब उसमें से कितना हमने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, अब तो बाकी अनअवेल्ड है, लेकिन हमें वो निकालना ही नहीं है। हमें तो क्या निकालना है कि कितना अनअवेल्ड है। मान के चलिए कि आपने 18 मंथ नहीं ली थी काम में, तो बाकी आपने 12 मंथ काम में ली, तो हमें ये निकालनी है। क्योंकि फिर क्या करेंगे हम, इनकम टैक्स के हिसाब से सिर्फ 30 डेज़ लेंगे, और अगर 20 ईयर काम किया है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि 30 डेज इज इक्वल टू 1 मंथ, 1 मंथ इंटू 20 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 20 मंथ हो गया, और उसमें से 12 मंथ इसने यूज़ कर ली थी, तो इसका मतलब बाकी कितनी हो गई इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, अनअवेल 8, और इस पे ही इंटू एवरेज सैलरी का पार्ट निकल के आएगा। इस तरीके से सोचना पड़ता है, सिंपल सा पार्ट है। देखिए मेरे को कैसे पता है, तो वैसे आपको भी सोचना है। अब देखिए फॉर यू सेक्शन में मैंने इलस्ट्रेशन ऑफ बेसिक सैलरी आपको बता दिया था कि आपको करना है, इसका चलो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन, जिसने मुझे मैंने बताया कि आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रेचुटी का पार्ट है, ये भी मैंने आपको बोला कि आप कर लेना जब मैंने आपको ग्रेचुटी का क्वेश्चन बताया था, तो एक बार करके देखना, नहीं तो सॉल्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने ये इलस्ट्रेशन दिया है आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट का, जो कि अभी कवर हो गया। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा आपको पढ़वा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। ये बोल रहा है मिस्टर दास रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 20, लेकिन आपको जरूर करना है एक बार, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 18 मंथ लीव वाज लाइंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। इसका मतलब क्या है, ये अनअवेल्ड लीव है कि अभी भी उसके अकाउंट में पड़ी हुई है, ठीक है, या अनअवेल्ड है, अनयूज बोल सकते हो, अभी तक यूज़ नहीं की हुई है। ही रिसीव्ड लीव एनकैशमेंट इक्वल टू 18 मंथ्स बेसिक सैलरी रुपीज़ 126। ये लीव एनकैशमेंट मिला है, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट कितना मिला, 126, जो कि उसकी 18 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर था। अब देखिए बेसिक सैलरी पर मंथ भी आपको समझ में आ गई, समझ गया कैसे, 126/18, ये भी मैंने बता दिया, हल्का सा हिंट दे दिया आपको। हिज एम्प्लॉयर अलाउज हिम 1.5 मंथ्स लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब आप बोलोगे सर कंप्लीटेड ईयर कहाँ है, रिटायर हुआ है, लेकिन इसमें बता नहीं रखा, तो कब ज्वाइन करा वो दिया होना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया। तो ये देखिए यहाँ पे कैसे निकालना है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही अवेल्ड ऑफ 12 मंथ लीव, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अनअवेल्ड कितनी है, 18,
और ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उसका मतलब जॉब का जो उसका टर्म था कि वो 10 साल 15 साल 20 साल जब भी उसने काम किया तो उसने 12 महीने की लीव ले ली थी और 18 महीने की लीव नहीं ली। और आपको पता है कि हर साल उसको 1.5 मंथ की लीव मिलती है, तो दिमाग लगाइए 18 + 12, इसका मतलब टोटल लीव उसको कितनी मिली उसकी सर्विस पीरियड के दौरान 30 मंथ की, और हर साल उसे मिलती है 1.5, तो 30/1.5 करोगे तो 20 ईयर्स, इसका मतलब उसने 20 ईयर्स काम किया। अब एक बार करके देख लेना आप। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही ऑल्सो गेट DA ₹3000 पर मंथ। ये यहाँ पे शायद नहीं जुड़ा हुआ होगा अगर आपके PDF में, मेरे हिसाब से तो जुड़ा होगा, तो याद रखना पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, वैसे मैंने जोड़ के दे दिया था ये। हिज लास्ट इंक्रीमेंट ऑफ ₹1000 इन बेसिक वाज 1 अप्रैल 19, वो तो 1 अप्रैल 19 को हुआ था, अराउंड 12 महीने पहले, जबकि आप 10 मंथ की लेते हो, तो इंक्रीमेंट का पार्ट आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। फाइंड टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, देखिए कितना सिंपल आता है, एक बार खुद कैलकुलेट करके देखना, नहीं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा जो भी लिखा हुआ होगा उसके थ्रू। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब चलते हैं किसकी तरफ, पेंशन का भी कर लेता है पार्ट, क्योंकि वो ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो साथ में हम पेंशन का पार्ट भी कवर कर रहे हैं। तो अगली PDF में मैंने पेंशन प्रोवाइड की है, तो उस पर चलते हैं। अब देखिए ये आ गया पेंशन का, इसमें बोल रहा है सेक्शन 17(1) सबसेक्शन 2 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि पेंशन जनरली क्या हो गया, एक तरीके से रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है। अब ये लमसम भी आप ले सकते हो, यानी कम्यूट भी करा सकते हो, और अनकम्यूट, अनकम्यूट का मतलब क्या हो गया, आप मंथली भी ले सकते हो, अनकम्यूटेड मतलब होता है मंथली यानी पीरियडिकली। तो बोल रहा है पेंशन मीन्स ए पीरियडिकल पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट। नॉर्मली ये बोला जाता है ऑन सर्टेन ओकेजन्स एम्प्लॉयर अलाउज टू विड्रॉ लम सम अमाउंट एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीरियडिकल पेंशन। तो पीरियडिकल पेंशन के प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में जो भी लमसम अमाउंट है वो ले सकता है। अब देखिए मान के चलिए कि अगर उसको है ना 10,000 रुपीज़ पर मंथ की क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनकम्यूटेड मिल रही है। अब उसका वो ये बोल सकते हैं कि 70% हिस्सा उसने क्या करा दिया, कम्यूट करा दिया, कि 10,000 का 70%, तो इसका मतलब अब उसको 3,000 रुपीज़ पर मंथ ही अनकम्यूटेड मिलेगी। ठीक है, और बाकी 70% तो उसने कम्यूटेड मतलब लमसम में ले लिया। लमसम से क्या फ़ायदा होगा कि कुछ उसको एक तरीके से क्या मिलती है, एग्जाम्शन का पार्ट मिल जाता है, जबकि जो अनकम्यूटेड होता है वो फुली टैक्सेबल होता है। तो एक तरीके से क्या होगा, जब लमसम का पार्ट ले लेता है तो उसमें फ़ायदा होता है। क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हेन पेंशन इज रिसीव्ड पीरियडिकली बाय एम्प्लॉय, जैसे मैंने ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ बताया, चलो 70% उनसे उसने लमसम कर दी यानी कम्यूट कर दी, तो बाकी 30% यानी 3,000 रुपीज़ पर मंथ तो अभी भी अनकम्यूटेड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हेन पेंशन इज रिसीव्ड पीरियडिकली बाय एम्प्लॉय इट इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन। ऑन द अदर हैंड पेंशन रिसीव्ड इन लम सम इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन। सच लम सम अमाउंट इज डिटरमिन्ड कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक द एज एंड हेल्थ ऑफ द रिसिपेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। इन सारे फैक्टर को देखते हुए लमसम जो भी अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है कि उसकी कितनी एज हो गई, उसका हेल्थ क्या है, वो सारा इंटरेस्ट कितना है, वो सारा पार्ट देखते हुए। ग्रेचुटी में देखो क्या बोल रखा है, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड, ये एक तरीके से चार्ट आपका हर बार हेल्प करता है। देखिए फुली टैक्सेबल पार्ट आ गया। अब कम्यूटेड पेंशन में क्या बोल दिया, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट, अब देखिए गवर्नमेंट में क्या क्या, सेंट्रल, लोकल, इसमें देखिए वो भी आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, लोकल अथॉरिटी हो गया, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन हो गया, मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विस हो गया, सारे पार्ट आ गए। इसमें जनरली जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये पार्ट रह गया, इसको स्टेट गवर्नमेंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों आएगी, लोकल अथॉरिटीज़ आएंगे, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन आएगा, मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विस आएंगे। तो उनके लिए क्या है, कम्यूटेड पेंशन, मतलब जो भी लमसम का पार्ट है वो फुली एग्जाम्प्ट है अगर वो लमसम पेंशन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनकम्यूटेड है तो उस केस में चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो फुली टैक्सेबल होगा। मतलब अगर पीरियडिकली ले रहे हैं, मंथली बेसिस पे ले रहे हैं तो टैक्सेबल है, और लमसम है तो एग्जाम्प्ट। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ एग्जाम्पशन का पार्ट दे रखा है। अब एग्जाम्पशन का पार्ट क्या दे रखा है, थोड़ा सा मिक्स हो गया, इसको 1 मिनट में सही कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए अब मैंने सही कर लिया इस पार्ट को, तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ़ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। अब देखिए याद रखना कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब भी कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, लमसम मिल रही है, तो उस केस में क्या बोल रहा है कि कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब वो भी किसके बेसिस पे, अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो ग्रेचुटी का भी एग्जाम्पशन लिया हुआ है, तो 1/3, इसका मतलब थोड़ा कम एग्जाम्पशन मिलेगा। ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन अगर आपने ले लिया है, कहने का मतलब इफ़ द एम्प्लॉय इज इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, उस पर ग्रेचुटी एक्ट लगता होगा या नहीं लगता होगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ग्रेचुटी मिल रही है। ग्रेचुटी मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने एग्जाम्पशन का पार्ट लिया होगा कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड 20 लाख, और वो 15/26 या 15/30, चाहे पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी लगता है चाहे नहीं लगता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना। ठीक है, ग्रेचुटी मिल रही है तो इसका मतलब वहाँ पे उसने ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन ली होगी, और यहाँ पे पेंशन की भी एग्जाम्पशन ले रहा है तो उसको सिर्फ 1/3 एग्जाम्पशन मिलेगी। अब 1/3 किसकी मिलेगी, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड
अपॉन कम्यूटेशन परसेंटेज इंटू 100 और उसका 1/3 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल सोचिए, अगर आपको 5000 पर मंथ पेंशन मिलती, आप रिटायर हो गए, आपको 5000 पर मंथ पेंशन मिलती, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फुली टैक्सेबल होती। लेकिन आपने क्या सोचा कि यार इसका 60% क्या करवा देता हूँ मैं, कम्यूट करा देता हूँ। तो इसका मतलब अब आपका जो 40% मतलब 2000 रुपीज़ पर मंथ है वो तो टैक्सेबल होगा, लेकिन 3000 नहीं होगा। अब 60% जब आपने कम्यूट कराया, कम्यूट का मतलब क्या हो गया कि आपने लमसम में अमाउंट ले लिया। लमसम में मान लो, अब मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6 लाख रुपीज़ आपको मिले लमसम में उस 60% के लिए, और बाकी 2000 तो आपको मिल रहे हैं जो टैक्सेबल होंगे, लेकिन 60% पे आपको 6 लाख मिले, तो 6 लाख अपॉन 60 तो इंटू 100 पे कितने होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 100% लेते तो आपको 10 लाख मिलते, लेकिन आपने 60% ही कम्यूट कराई तो आपको 6 लाख मिले। तो 100% के बेसिस पे आपको 10 लाख मिलते, उस 10 लाख का 1/3 ये हो गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अपॉन कम्यूटेशन इंटू 100 इंटू 1/3। तो देखिए 10 लाख का 1/3 कितना आएगा, 3,33,333 समथिंग आएगा, 0.33 नहीं ले रहा। तो आपको पता है कि आपको पेंशन कितनी मिली थी, 6 लाख मिली थी। 6 लाख में से ये 3,33,333 एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो कितना एग्जाम्प्ट होगा कि सबसे पहले क्या करो, जितनी आपको पेंशन मिली है लमसम में कम्यूट में, उसका परसेंटेज देखो, डिवाइड करो इंटू 100 करके, उसका टोटल पेंशन का पार्ट निकालो, उसका 1/3 लो, 1/3 लेते क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए इफ़ एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी, इसका मतलब वो और कोई एग्जाम्पशन नहीं ले रहा, तो उसको 50% मिलेगी, हाफ। देखिए 1/3 का मतलब सिर्फ 33.33% मिलेगी। तो 10 लाख का कितना हुआ, 3,33,333। अगर यही पार्ट उसका ग्रेचुटी का उसको नहीं मिलता तो पेंशन की एग्जाम्पशन कितनी होती, 50%। तो 10 लाख का हाफ कितना होता, 5 लाख। तो 6 में से 5 गए तो कितनी बच गई टैक्सेबल पार्ट, 1 लाख। जबकि 1/3 में क्या है, टैक्सेबल पार्ट ज़्यादा निकलेगा। तो 1/2 है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पशन ज़्यादा है, और 1/3 का मतलब एग्जाम्पशन कम है। 1/3 एग्जाम्पशन कम क्यों है, क्योंकि ग्रेचुटी भी ले रहे हो, अगर ग्रेचुटी नहीं लोगे तो हाफ मतलब 50% मिलेगी। ये सारा फॉर्मूला सेम ही है, बस हाफ आ गया, क्या आ गया, 1/3 की जगह हाफ आ गया। ठीक, अब देखिए केस ए में क्या बोल रहा है, अनकम्यूटेड पेंशन जो मैंने ऊपर बताया ना, वही केस ए आ रखना। देखिए केस ए ये रहा, केस बी, केस सी, केस डी, सब में मैं ऐसे ही बताता हूँ, सिंपल सा पार्ट है आपको। देखिए अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। इसका मतलब मंथली हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। फिर बोल रहा है केस बी में, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(10)(a)(1). ठीक है, नोट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेयर इंक्लूड्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे आ गया, ऊपर थोड़ा सही नहीं था तो ऊपर मैं स्टेट गवर्नमेंट लिख दूंगा, लोकल अथॉरिटी एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर ऑल्सो एंटाइटल टू द एग्जाम्पशन। सर्कुलर नंबर 623 डेटेड 6 जनवरी 1992। अब देखिए केस सी, जिसका मतलब क्या है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु आल्सो रिसीव ग्रेचुटी, तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन विच असेसी इज नॉर्मली एंटाइटल्ड फॉर। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 60% उसको कितनी मिली, 6 लाख मिली, तो अगर 100% पे होती तो नॉर्मली उसको टोटल पेंशन कितनी मिलती, 10 लाख। 10 लाख का 1/3 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इमेटेरियल है कि चाहे वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में कवर हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेचुटी मिलनी चाहिए। ठीक है, केस डी, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु डज नॉट रिसीव ग्रेचुटी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(a)(2). ठीक है, 1/2 ऑफ द टोटल पेंशन मतलब 50%। टोटल पेंशन क्या, वही 6 लाख अपॉन 60% इंटू 100। मान के चलिए कि देखिए अगर आपने 80% क्या कर दी, पेंशन लमसम करवा दी, कम्यूट करा दी, और वो 8 लाख मिली थी, तो 8 लाख अपॉन 80 इंटू 100। अब देखिए मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अमाउंट तो कोई सा भी हो सकता है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि 8 लाख की जगह 7 लाख बोलता और वो 80% बांटता, तो 7 लाख अपॉन 80 इंटू 100। फिर उसका क्या करते हैं अपन, हाफ करते। 1/3 कब करते हैं, अगर ग्रेचुटी मिली हुई होती, और ग्रेचुटी नहीं मिली होती तो एग्जाम्पशन ज़्यादा होती है रखना, क्योंकि ग्रेचुटी की एग्जाम्पशन ली नहीं है तो आपको ज़्यादा एग्जाम्पशन मिलेगी, मतलब हाफ मिलेगी, 50% मिलेगी। ठीक, अब क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे जिससे आपको सारा पार्ट आ जाएगा। अब देखिए कुछ ये पार्ट भी आता है, यहाँ पे क्या बोला, नोट्स, पेंशन रिसीव्ड बाय अ विडो और लीगल हेयर ऑफ ए डिजीज्ड एम्प्लॉय, जिसकी डेथ हो गई उसके लीगल हेयर को या उसकी विडो यानी उसकी पत्नी को, शैल नॉट बी टैक्सेबल एज ए सैलरी बट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 50 एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इसका मतलब ये मत बोलना कि एग्जम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोला, पेंशन रिसीव्ड बाय ए विडो और लीगल हेयर ऑफ डिजीज एम्प्लॉय शैल नॉट बी टैक्सेबल एज सैलरी बट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
फर्दर रेफर चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बाद में देखेंगे। वेयर कम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज अवेलेबल। रिलीफ जब भी देखेंगे आपको पार्ट मैंने बताया, बता दूंगा। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी आपको ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन मिल रही है, आप काम करते हो वहाँ पे एम्प्लॉई हो, तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। फर्दर पेंशन रिसीव्ड बाय ए विडो ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक्स ऑफिशियल फ्रॉम यूएन जॉइंट स्टाफ पेंशन फंड इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। इसका मतलब आप पहले क्या थे, एक ऑफिशियल पर्सन थे, एम्प्लॉय थे, आप रिटायर हो गए, उसके बाद देखिए डेथ हो गई, तो उसकी विडो को जो भी पेंशन मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट कहलाएगी। इसका मतलब विडो को मिल रही है वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्प्ट नहीं है, पेंशन रिसीव्ड बाय विडो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, लेकिन यूएनओ को कोई एम्प्लॉई है या उसकी विडो है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे कवर कर लेना। फिर आपको बोल रखा है फ्यू मोर पॉइंट। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स। देखो फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन की डेथ हो गई तो उसके फैमिली को क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है। फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं सबको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, फैमिली पेंशन। इंडिविजुअल पर्सन को नहीं मिल रही, जैसे हमने बोल दिया विडो को मिल गई तो वो तो नॉर्मल पेंशन हो गई और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही है, आपको बताया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर्म फोर्सेज जो सेना के जवान ही होते हैं उनके फैमिली मेंबर को जो भी पेंशन मिल रही है, फैमिली मेंबर्स को, वो एग्जाम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 19। वैसे बोल दिया कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उनके फैमिली मेंबर को फैमिली पेंशन मिलती है, तो वो टैक्सेबल होगी किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपेंट अंडर सेक्शन 56 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टैंडर्ड। हाँ बस ये है कि देखो फैमिली पेंशन में, अब देखिए पेंशन जो नॉर्मल मिलती है विडो को या लीगल हेयर को, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रही है। लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स के फॉर्म में मिल रही है, कहने का मतलब सबको मिल रही है, ठीक, तो उस केस में बोल रहा है कि डिडक्शन मिल सकती है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी अवेलेबल है अंडर सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, विच इज़ 1/3 ऑफ द सच पेंशन, जो भी मिली है उसका 1/3, और 15,000 रुपीज़ विच इज़ लेस। अब देखिए लेस क्यों होता है आपको पता है, मैंने बताया कि ये लीस्ट ही करेंगे, ये हायर तो करेंगे नहीं, हायर करेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका फ़ायदा नहीं चाहता, थोड़ा सा आपको क्या कर रहा है, राहत देता है, लेकिन वो लेस वाले पार्ट में देता है, मोर वाले पार्ट में तो है ही नहीं ज़्यादातर पार्ट्स में। तो अब देखिए इलस्ट्रेशन 7 देखिए, मिस्टर अमित हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब ऑन 31 मार्च 19। फ्रॉम 1 अप्रैल 19 ही वॉज एंटाइटल टू ए पेंशन ऑफ 3,000 पर मंथ। अब देखिए ये कौन सा पार्ट आ गया, अनकम्यूटेड का, तो टैक्सेबल होगा। ऑन 1 अगस्त, अब देखिए 4 5 6 7 4 महीने बाद उसको क्या लगा कि यार उसको कम्यूट करा देना चाहिए, तो उसने क्या करा, 80% ऑफ इस पेंशन कम्यूट करा दी। तो 3,000 का 80% कितना होता है, अब उसको 80% निकाला नहीं आपको, यानी 3,000 का बाकी 20% अभी भी आपका क्या होगा, अनकम्यूटेड होगा, यानी 600 रुपये पर मंथ, वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा, ये बोल रहा है। लेकिन आपको बताया कि जो 3,000 पेंशन मिली है वो कब से मिली है आपको, 1 अप्रैल से, और आपने कब से कराई, 1 अगस्त से। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3,000 तो आपका पार्ट रहेगा ही रहेगा, अप्रैल मई जून जुलाई उसके लिए टैक्सेबल तो रहेगा, और 1 अगस्त से आपका जो बाकी टैक्सेबल पार्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 20%, क्योंकि आपने उसका 80% क्या करा दिया, कम्यूट करा दिया। एंड रिसीव्ड ₹1,20,000। तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 120 रिसीव हुआ है टोटल में, लमसम अपॉन 80 है, तो इंटू 100 का कितना होगा, ऐसे निकाल लेना है। तो समथिंग कितना निकलेगा, 1,20,000 अपॉन 80 इंटू 100, कैलकुलेटर है मेरे पास, फटाफट निकाल लेता हूँ, 1,50,000 कितना निकलेगा, 1,50,000। अब 1,50,000 की जो एग्जम्पशन है वो कितनी मिलेगी, या तो 1/3 मिलेगी या हाफ मिलेगी। 1/3 कब मिलेगी, अगर ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा तो क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी। जैसे देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस केस में तो क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा, जितनी रिसीव्ड हुई है 120 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं कर रहा तो हाफ, और ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है तो 1/3 ही एग्जाम्पशन मिलेगी। देखिए बट नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मिले, यानी चाहे ग्रेचुटी एक्ट हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि ग्रेचुटी मिली है या नहीं मिली। ग्रेचुटी मिली है तो एग्जाम्पशन कम मिलेगी, 1/3 मिलेगी, यानी अराउंड 33.33% ही मिलेगी टोटल पेंशन का। और अगर ग्रेचुटी क्या है, नहीं मिली है, तो उस केस में 50% मिलेगी टोटल पेंशन का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़, जब मैंने पेंशन का पार्ट आपको बताया है, तो देखिए आप सोचिए कि इसने 1 अगस्त से डिसाइड किया है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो 3,000 इंटू 4, ये तो टैक्सेबल सबके लिए होंगे। याद रखना मंथली जो भी पार्ट है वो सबके लिए टैक्सेबल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, क्योंकि मैंने क्या बताया, अनकम्यूटेड है। क्या है, अनकम्यूटेड है, यानी पीरियडिकली है। अब आप बोलोगे सर 1 अगस्त से भी तो बचा है, हाँ बचा है, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च सोचिए, बाकी 8 महीने कितनी आएगी, 3,000 का 20%, क्योंकि 80% तो कम्यूट हो गई, तो बाकी अनकम्यूट कितनी बची, 20%, मतलब
इंटू 8, 4800, ठीक। 12,000 प्लस 4800, 16,800 तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी ही होगी। इसको मैं नीचे बता देता हूँ आपको, देखिए ये रहा। तो ये कैसे बोल रखा है, अनकम्यूटेड पेंशन केस ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केस बी जिसमें क्या बोल रखा था नॉन गवर्नमेंट था, और ध्यान दीजिए शायद ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही थी, ठीक है, ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही थी तो कम्यूटेड के केस में आप क्या करोगे, हाफ देखोगे, याद रखना। और जब ग्रेचुटी रिसीव हो रही थी इसको तो 1/3 देखोगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 3000 इंटू 4 मैंने आपको बताया और 600 इंटू 8 बताया। अप्रैल से लेकर जुलाई, 1 अगस्त से उसने डिसाइड किया तो सिर्फ अनकम्यूट 600 रुपये रह गई। 3000 का 20%, सपोज करो 60% कम्यूट कराया था लमसम, तो बाकी 40% होता ऐसे। तो अभी 20% है, तो 3000 का 20% 600, 608 कितना हो गया 48। देखिए 16,800, ये 16,800, ये 16,800। कम्यूटेड पेंशन में देखिए क्या बोल रहा है कि 120 है। अब आप देखोगे ये फुली एग्जेम्प्टेड किस केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, तो नील। तो इसका मतलब उसका जो टैक्सेबल पार्ट है वो पेंशन का 16,800 है। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जिसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही, तो उस केस में क्या बोलेगा, 120 में से कितनी एग्जेम्प्ट होगी। तो आप देख सकते हो कि 150 मैंने कैसे निकाला कि 120 जो मिली थी वो अपॉन 80, तो इंटू 100 पे कितनी होगी, ठीक है। ये नीचे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए 120 जो कम्यूटेड अमाउंट है वो 80% है, फॉर 80% ऑफ पेंशन 120 है। तो वैसे ही 100% के लिए क्या होगा, तो 120 अपॉन 80 इंटू 100, 150 हो गया। कि अगर कम्यूटेड टोटल 100% होता तो 150 होता, और 150 का हाफ कितना हो गया 75। वैसे ही अगर आप सी वाला केस देखेंगे जिसमें जनरली कि आपको ग्रेचुटी मिल चुकी है, तो 150 का 1/3 ही एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए 120 में से 75 एग्जेम्प्ट हो रहा है केस बी में, तो 45 टैक्सेबल है। और यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट हो रहा है वो 120 में से 50 एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो बाकी 70 टैक्सेबल है। तो आप देख सकते हो ये टैक्सेबल पेंशन ये आ रही है, इसमें ये आ रही है, और इसमें ये आ रही है। अब इसमें देख सकते हो आप ज़्यादा आ रही है, ठीक। ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें आपको ग्रेचुटी मिल चुकी थी, तो ग्रेचुटी मिलते ही आपका एग्जाम्शन का पार्ट कम बना, एग्जाम्शन कम बना तो टैक्सेबल ज़्यादा बनेगा। और यहाँ पे आपको क्या है, ग्रेचुटी नहीं मिली थी, यही तो पार्ट था, तो आपको हाफ मिली। जब आपको ग्रेचुटी नहीं मिली तो आपको हाफ मिली, हाफ एग्जाम्प्ट हुई, तो बाकी जो बचा वो सिर्फ 45,000 ही टैक्सेबल बचा, जिससे आपका टैक्स का पार्ट क्या होगा, कम। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो टैक्सेबल है ही नहीं, पूरी की पूरी क्या है, जितनी भी लमसम मिलेगी वो एग्जाम्प्ट है। और अनकम्यूटेड तीनों के लिए टैक्सेबल है, ठीक। ये पार्ट खत्म। अब अगली वीडियो में देखेंगे अपना रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाला पार्ट, ये कवर कर लेंगे, जिससे आगे पॉइंट कवर होते जाएंगे। फिर देखिए और भी छोटे मोटे 1-2 टॉपिक हैं, उसके बाद आपका अलाउंसेस का पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं या क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं अनसॉल्व PDF के, वो ज़रूर तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना। नहीं आ रहे तो फिर भी एक बार ट्राई तो करना, क्योंकि सॉल्व PDF मिलेगी आपको, आपकी गलतियाँ पता चल जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।